स्वागत है आपका। आपकी बात के अंदर उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, 14 सालों के अंदर जितने विकास की दरकार थी वो कहीं देखने को नहीं मिला। और सिर्फ अभी तक अगर हमने देखा तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम प्रदेश के अंदर हुआ। जो काम लगभग कम से कम 40 सालों के अंदर होना चाहिए था, वो काम 13 साल के अंदर देखने को मिल गया। जो जिस परिपाटी पर भारतीय जनता पार्टी चली थी, ठीक उसी परिपाटी पर कांग्रेस को भी चलना पड़ा। और विजय बहुगुणा जी जो काफ़ी अच्छा काम भी करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बावजूद उन्हें उनके पद से हटाकर हरीश रावत जी को लाया गया। क्या परिवर्तन हुआ हरीश रावत जी के आने से? क्या राजनीति में कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ, विकास में कोई बड़ा परिवर्तन हो? कई तरह का मायने। मेरे साथ मौजूद है विजय बहुगुणा जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। बहुगुणा जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। बहुगुणा जी, आपदा आई थी उत्तराखंड 2013 के अंदर, हम देखते थे। उसके बाद जिस लिहाज से आपने काम किया, और भी लगभग 1.25 साल के अंदर काम हुआ, काफी अच्छा काम कर रहे थे। पहले तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि उत्तराखंड में विकास नहीं हुआ है। जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे, ये पूरा भूखंड, तो मात्र 750 करोड़ रुपए की योजना होती थी। और राज्य बना, आंदोलन से राज्य बना, क्योंकि हम आर्थिक रूप से पिछड़ रहे थे, विकास नहीं हो रहा था। और तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो बहुत ही ज्ञानी थे, उनको तजुर्बा था। तो आज उन्होंने जो नींव डाली योजना में, उस वक्त उपाध्यक्ष था। आज हमारे राज्य का जो योजना का आकार है 8000 करोड़ है। तो जिस क्षेत्र में 700 करोड़ से 8000 करोड़ तक, टाइम भी तो बदला है, 14 साल भी तो गुजर गए इस बीच। 14 साल में भी 700 से 8000 करोड़ का योजना का आकार बनना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा बजट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। निश्चित तौर पे आज जो उत्तराखंड आज से 14 साल पहले था, उसका स्वरूप बदल गया है। कभी किसी ने कल्पना की थी यहाँ उद्योग आएंगे? आज उत्तराखंड में 25-30 हज़ार करोड़ के उद्योग हैं। तो हम प्रगति कर रहे हैं, इसमें किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये प्रजातंत्र में होता है। मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन मूलभूत जो समस्या है उसकी सोच और पकड़ ज़रूरी है कि हमारी समस्याएं क्या है। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो ये आपदा आई 2013 की, इसने पूरा हमारी अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। सारी हमारी जल विद्युत परियोजनाओं पे पहले पर्यावरण मंत्रालय से, फिर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप हुआ, और काफ़ी हमारी योजनाओं जो है अधर में है। तो अगर जो भारत सरकार ने हमको 7300 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जो 3 वर्ष में खर्च करना है, आज मैं मेरे मुख्यमंत्री से बात करी कि हमको हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो हमारा ढांचा है, जो ध्वस्त हुआ है, रोड्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, इनको जब तक हम जल्दी से ठीक नहीं करते और जब तक हम अपनी पर्यटन को वापस सामान्य नहीं करते, जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू नहीं करते, तो जिस हमारा ध्येय था कि एक आर्थिक रूप से सशक्त राज्य बनेगा, उसमें हम पिछड़ जाएंगे। नहीं, सवाल ये है कि अगर आपने जिस विकास की आप बात करते हो, 8000 करोड़ तक अगर विकास पहुंचा है, तो कहां पर विकास हो? 3 राज्य, तीन जनपद में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, हरिद्वार में। नहीं। पहाड़ की जो परिकल्पना थी बहुगुणा जी, वो तो अभी भी कहीं ना कहीं। देखिए, आप जो पहाड़ों पे जहाँ सड़कों का जाल है, अगर आप जाके देखिए, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ की इस वक्त अच्छी सड़कें नहीं जा रही। बिना सड़क के आप जानते हैं व्यापार नहीं हो सकता, पर्यटक नहीं आते। सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, ब्रिजेज़ है। वो ठीक है कि हमारी शिक्षा में आप देखिए तो जितने स्कूल्स, इंटरमीडिएट, जो शिक्षा का स्तर हमारा है, लिटरेसी रेट है, काम करना है। और हमारी परिस्थितियाँ बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं। मनरेगा जो केंद्र सरकार की योजना आई उससे बहुत हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उसका आप लाभ देखेंगे। तो मैंने कहा ना कि ये हम नहीं कहते कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास संभावना है, हमारे पास खाली नियत होनी चाहिए, अधिकारियों में निष्ठा, कर्मठता होनी चाहिए, और पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा तीव्र गति से यहाँ पे कार्य करे, तो उत्तराखंड एक बहुत मजबूत राज्य बन जाएगा। नहीं, सवाल ये आता है क्योंकि अभी तक जब आपने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया होगा, भाजपा के शासनकाल के बाद जब 2012 में आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तब क्या परिस्थिति थी, क्या मुश्किल थी? अगर हम पहाड़ की परिकल्पना के तौर पर देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात अगर अमूमन की जाती है तो देखिए, पेयजल की है, और पेयजल की समस्या को हम समाधान नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से पलायन रुकेगा नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल है। अब पेयजल के लिए स्रोत सूख रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, लेकिन उसको लिफ्ट करके पानी लाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा, अगर हम पावर जनरेशन में आज हम सफिशिएंट नहीं है, जिस प्रदेश को बिजली बेचनी चाहिए थी उस प्रदेश को बिजली खरीदनी पड़ती है। जिस दिन हम बिजली में, ऊर्जा में अपने
आत्मनिर्भरता हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम इसका व्यापार कर सकेंगे, तो हमारे पास हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हम जो है पेयजल की समस्या का समाधान कर सकें लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए, सिंचाई भी उससे होती है। तो हमारा पावर की जो शॉर्टेज है स्टेट को, वो हमको बहुत हिट कर रही है। हमारा 1000 करोड़ रुपए ऊर्जा खरीदने में जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बिजली बेच रहा है, उत्तराखंड बिजली खरीद रहा है। जो ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जो केंद्र सरकार से जो उत्तराखंड सरकार का जो मतभेद चल रहा है, इसको राष्ट्र हित में बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो परियोजनाएं जो पर्यावरण से खतरा नहीं है, जिसको पहले स्वीकृतियाँ मिल गई थी केंद्र सरकार से, उन पे काम होना चाहिए। और भावना है अपनी जगह, गंगा का हम सब आदर करते हैं, गंगा माँ है, लेकिन पूरे विश्व में 45% ऊर्जा जल विद्युत योजना है। सारे चाइना में सारा देखो, सारा हाइड्रो पावर जनरेट हो रहा है। तो वो स्टेट को हमको अगर हमारे पास पैसा होगा तो विकास क्यों नहीं होगा। लेकिन आज उत्तराखंड के पास वो हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, संसाधन ही नहीं है। संसाधन अगर बिजली है, उस मैं कह रहा हूँ बिजली और पर्यटन। अब पर्यटक नहीं आ रहे हैं। आप देखिए जब से धाम हुआ, केदार धाम का जो ट्रेजेडी हुई, हमारा पर्यटन गिर गया। तो हमारी कोई भी विकास के पैसे चाहिए ना। लोग चाहते हैं स्कूल खुल जाएं, कॉलेज खुल जाएं, अस्पताल अच्छे हो जाएं। अब आज ही मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी की कोई लैब नहीं है, हमारे यहाँ वायरल टेस्टिंग नहीं होती है, स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, खाली हम एक किट से टेस्ट कर रहे हैं जिससे इन्फ्लुएंजा निकलता है। तो एक माइक्रोबायोलॉजी लैब होनी चाहिए जो हमारे सरकारी अस्पताल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम ऐसा नहीं कि आज सुविधाएँ हैं, केंद्र सरकार की बहुत योजना है जिससे कि लाभ मिलता है, लेकिन जब तक हम आर्थिक रूप से सशक्त राज्य नहीं होंगे, केवल केंद्र के भरोसे, केवल केंद्र की सहायता के भरोसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, जल विद्युत परियोजना के वक्त जब आपका वक्त था, उस वक्त जल विद्युत जो कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, देखिए हमारे मेरे धार्मिक प्रेशर होता है। मेरे समय में देखिए हुआ क्या कि जब निशंक जी मुख्यमंत्री हुए, खंडूरी जी मुख्यमंत्री हुए, उस समय ये विवाद चला कि नदियों पे रोका जाए, और मनेरी वैली में और लोहारी नागपाला जो परियोजनाएं थी वो बंद हो गई। लोहारी नागपाला बंद हुई, जबकि उसमें एनटीपीसी ने बहुत पैसे खर्च किए थे, लगभग 80%। तो हमारी सरकार की जो वहाँ से जो हम फिसले, उस वक्त हमारी सरकार को जो सख्त रुख लेना चाहिए था। जब मैं मुख्यमंत्री था और मीटिंग होती थी गंगा बेसिन अथॉरिटी की, तो मैंने प्रधानमंत्री के सामने बहुत सख्त अपना राज्य का पक्ष रखा था कि ये जो आपदाएं हैं, ये इससे जल विद्युत परियोजना, उसका क्या मतलब। अब आप 2013 की जो आपदा आई है वो तो ट्री लाइन के ऊपर आई है, वहाँ तो आदमी भी नहीं रहते जी। तो ये तो भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन विकास में और भावना अपनी जगह है। लेकिन यदि पर्यावरण को खतरा है तो ठीक है, आप विशेषज्ञ कह दें कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ो जल विद्युत में, हम तैयार हैं। लेकिन जल विद्युत परियोजना का रुकना ये हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत अहितकर है। नहीं, बाहर से आकर लोग बैठते हैं, कानपुर से आकर लोग बैठते हैं, दुनिया भर के धार्मिक प्रेशर बनाए जाते हैं, उसके बाद ये कहा जाता है गलत है, वो गलत है। मैंने कहा देखिए उसका उस प्रेशर में निशंक जी रहे, उस प्रेशर में खंडूरी जी रहे, आपके ऊपर भी वो प्रेशर कहीं हम तो उस प्रेशर में नहीं रहे। हमारी ना हरीश उस प्रेशर में है। अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए मैं खाली इतना कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भावनाओं पे नहीं बल्कि पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान देगी, और हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय लेगी जिससे पर्यावरण की रक्षा भी हो और विकास भी हो। बहुगुणा जी ने वो शुरुआत की थी, गैरसैंण के अंदर कैबिनेट आपने रखी, गैरसैंण के अंदर अगर सत्र चल तो वो भी प्रयास आपका था। किसी मुख्यमंत्री को याद नहीं आती गैरसैंण की, आपको याद आई? नहीं, इसलिए याद आया, मैं खुद आंदोलन में आया था त्याग पत्र देकर के, और राज्य नहीं तो चुनाव नहीं में का मैंने नारा दिया था। और गैरसैंण एक भावना है, एक हमारा प्रतीक है आंदोलन का। और गैरसैंण एक ऐसी जगह है जहाँ गढ़वाल कुमाऊँ दोनों को ही किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, और जो कमेटी भी बनी थी राजधानी चयन के लिए, उसने गैरसैंण को उपयुक्त जगह पाया था। आज हम राजधानी पे विवाद में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमारे पास पहली बात तो पैसे ही नहीं है, हम स्कूल नहीं बना पा रहे, हम राजधानी क्या बनाएंगे। एक राजधानी बनाने के लिए 50-60 हज़ार करोड़ कहाँ से आएगा उत्तराखंड के पास। लेकिन उत्तराखंड में ये ज़रूरी था कि जो पर्वतीय अंचल है उनमें वहाँ तक सरकार कैसे पहुँचे। तो इसलिए मैंने गैरसैंण में निर्णय लिया कि विधानसभा एक बैठेगी। हिमाचल में 2 विधानसभाएँ हैं, महाराष्ट्र में 2 विधानसभाएँ। तो जब विधानसभा जाएगी गैरसैंण में, जो पिछड़ा क्षेत्र है तो वहाँ विकास होगा। जब वहाँ के लोग बैठेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र का एक विशेष ध्यान होगा, और पर्वतीय क्षेत्रों को भी लगेगा कि जो सरकार है, जो राज्य बना है, वो पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में विकास में असमानता नहीं होनी चाहिए। असमानता थी विकास की, तभी हमारा अलग से राज्य बना। तो जो भी विकास हो, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, चाहे बितौड़ागढ़ हो, चाहे चमोली हो,
संतुलित विकास होना है। ठीक है, गति मैदान में ज़्यादा आएगी क्योंकि यहाँ पे उद्योग आ जाते हैं, लोग उद्योग जल्दी लगा देते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, लेकिन प्रकाश सब जगह फैलना चाहिए, ये सरकार की नीयत है। उत्तराखंड में एक मामला बीजेपी और और कांग्रेस के इसमें सोच में फर्क नहीं है। बहुगुणा जी, उत्तराखंड में एक मामला और उठाया था कि अधिकारी यहाँ पर सुनते नहीं, ब्यूरोक्रेट्स हावी रहते हैं सरकार के ऊपर, शासन हावी रहता है। आपके वक्त में कैसा रहा? मेरा सौभाग्य रहा, मैं भी यहाँ मुख्यमंत्री रहा हूँ। अगर आप अधिकारी से गलत बात कहेंगे तो आप क्यों उम्मीद करते हैं कि अधिकारी आपकी बात मानेगा? अगर मैं ही अधिकारी हूँ और मुझसे कोई कहे कि काम करो जो नियम के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, तो कोई अधिकारी अपने को आज फंसाना नहीं चाहता। जब से आरटीआई आई है, आरटीआई में आप जानते हैं हर व्यक्ति को सब सूचनाएं मिल जाती हैं, लेकिन अगर अधिकारी सही काम नहीं कर रहा है तब तो ज़रूर एक चिंता की बात है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मिनिस्टर्स के पास उसकी एंट्री होती है कैरेक्टर रोल भरने की, चीफ मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल प्रेशर में नेता लोग गलत काम के लिए दबाव डालेंगे और तब उस वक्त अधिकारी का काम नहीं करता, तो मैं ऐसे अधिकारियों के साथ हूँ। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, और डेमोक्रेसी अगर सक्सेसफुल होनी है तो स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को गलत काम में और सत्ता से नहीं जुड़ना चाहिए। जो ये राजनीतिकरण हो गया ब्यूरोक्रेसी का, अफसरशाही का, ये बड़ा भारी खतरा है प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए। राजनीतिकरण के लिए भी सरकार जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के टाइम में ये शुरू हुआ, कैडर को दरकिनार कर सब चीजों को दरकिनार कर अपर मुख्य सचिव बनाना, तीन बनाना, ये सब तो शुरुआत हुई। जो राजनीति है और जो हमारे अफसरशाही है, इसमें तालमेल नहीं होना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो जो अधिकारी किसी एक सत्ता में किसी स्थान पे होते हैं तो अगला जो सरकार आती है उनको हटाती है। लेकिन मेरा ये मानना है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी रिफॉर्म्स की बात की है, अधिकारियों को नेताओं से, सत्ताओं से जो है वो अपना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आजकल पोस्टिंग के लिए लोग अधिकारी दौड़ते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। ये सब उत्तर प्रदेश से मेरे ख्याल से शुरुआत से कई साल पहले, बिहार में, लेकिन उत्तराखंड में फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी उत्तराखंड आए वो उत्तर प्रदेश से भाग के आए, वो वहाँ से उन्होंने यहाँ की सर्विस ली है। तो अधिकारियों पे भी ये थोड़ा सा चाहिए कि तो एक विश्वास होना चाहिए कि अधिकारी जो है वो ठीक काम करेंगे। नहीं, जैसे एक दो अधिकारी है जो हर सत्ता के अंदर वो देखिए मलाई खाते हैं, सबसे ऊपर रहते हैं, मलाई देखो सीनियरिटी से होता है। जो अधिकारी सीनियर होते हैं उनको उनका हक बनता है कि उनको अधिक जिम्मेदारी दी जाए। जो आईएएस काडर है, जो पीसीएस काडर है, उसमें एक सीनियरिटी जूनियरिटी होती है। अब जो आदमी सीनियर है तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उत्तराखंड में इस वक्त बहुत कमी है आईएएस ऑफिसर्स की, बहुत कमी है आईपीएस ऑफिसर्स की। तो इसलिए हमारे अधिकारियों पे जितने विभाग हैं, किसी दूसरे प्रदेश में किसी अधिकारी के पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, हमारे सेक्रेटरीज हैं, कितने विभाग उनके पास हैं, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त भार है। और मैं कहूँगा कि जो आपदा आई, अगर आपदा में हमारे अधिकारियों ने काम नहीं किया होता, डीएम्स ने, एसडीएम्स ने, सेक्रेटरीज ने, चीफ सेक्रेटरी ने, तो आज आप सोचते हैं कि इतनी जल्दी इस आपदा का हम सामना कर सकते थे? लोग फंसे थे, उनको निकाला गया, हटाया गया, इलाज किए गए। इस आपदा के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद, और मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी। बहुगुणा जी, आपदा के अंदर जिस लिहाज से आप काम कर रहे थे, उसके बाद आपने पूजा भी सितंबर माह में शुरू कराई थी और काफी तेजी से काम भी हुआ था, और सबसे बड़ा राज्य, सबसे पहला राज्य बना था उत्तराखंड जिसने सबसे ज्यादा आपदा राहत राशि दी थी। बड़ा अच्छा खेल रहे थे, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, कैसे आप आउट हो गए? ऐसा होता है कि राजनीति में कोई पद जो है वो परमानेंट नहीं होता। ये कोई सर्विस नहीं है कि हम रिटायर करेंगे 62 साल की उम्र में। ये राजनीति है और पार्टी होती है, बनते हैं लोग, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व का विवेक होता है और उनका विवेक का जो है सम्मान करना चाहिए। मुझे कहा कि आप आने वाले चुनाव में शायद नेतृत्व परिवर्तन से लाभ होगा, आप त्यागपत्र दीजिए। मैंने 1 सेकंड में दे दिया। तो ये तो निर्णय होता है, निर्णय सम्मान करना चाहिए। कुछ निर्णय आपके हक में होते हैं तो अच्छे होते हैं, कुछ आपके खिलाफ होते हैं तो आप नेतृत्व को, ये नेतृत्व खराब, ऐसा नहीं होता है। डिसीजन जो हो गया सो हो गया, मैंने उसको ऑनर करता हूँ ग्रेसफुली। और हरीश रावत जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, नेतृत्व का परिवर्तन हुआ, सत्ता तो कांग्रेस की है। वजह तो होगी कोई?
जो आदमी इतना अच्छा काम करे, जिसने आपदा राहत राशि से लेकर सब चीजों पर काम किया, तो सब दबा दिए गए। अभी जो कश्मीर में चुनाव हुए, वहाँ के लोगों ने उत्तराखंड की राहत को जाके दिखाया कि देखो उत्तराखंड में हमको ये राहत मिली थी, ये कंपनसेशन मिला, और इसको बड़ा भारी मानक बना वहाँ की सरकार की हार का कि आपने उत्तराखंड से कम हमको राहत दी है। मैंने अपना काम किया, बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया, केंद्र सरकार का सहयोग मिला, अधिकारियों का सहयोग मिला, सेना का मिला, तो मैं तो अपने कार्य से संतुष्ट हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा, कैप्टन होता है, कभी धोनी नंबर 1 पे बैटिंग करने जाता है, कभी नंबर 4 पे बैटिंग करने जाता है, तो कभी भुवना ने बैटिंग की, कभी रावत ने बैटिंग की, कभी कोई करेगा, ये अपना चलता है। इसमें कोई हम लोग आप लोग को अपनी एक दृष्टिकोण है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, वो हम लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं और इसको स्वीकार भी करते हैं कि चेंजेस जो है ये स्वाभाविक है, और कब होते हैं, कब किए जाएंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय लेता है। नहीं, उस वक्त मुझे भी याद है, अगर हम उस जनवरी की बात करते हैं, उस वक्त आपने सड़क मार्ग से सब जगह यात्रा करने की बात कही थी, पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में। उस वक्त यह है कि यानी कि एक मुख्यमंत्री जो कि पूरे प्रदेश की चिंता लेकर चल रहा है, उस अंतिम समय में ऐसे में हटाना, देखिए चुनाव के वक्त पर हटाना, कोई ना कोई वजह तो हो रही। अब देखिए, ऐसा है कि अब केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है। आगामी चुनाव थे और लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर शिकायतें होती हैं। आप कितना भी कर लें, आपदा में इतनी बड़ी जब त्रासदी होती है तो लोग असंतुष्ट तो होते ही हैं। तो पार्टी का जो भी निर्णय था उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, उस विवाद में भी नहीं पड़ूंगा। खाली इतना है कि मुझसे जो बन सकता था मैंने किया, और सौभाग्य था। और केदारनाथ में मलबा साफ करने के लिए भी मैं गया, और मैं और सुभाष कुमार जी गए थे, और केदारनाथ के अंदर से हम लोग मलबा भी साफ किया। बड़ी विपरीत परिस्थितियों में काम किया, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो जाए, 4 धाम फिर से शुरू हो जाए, यही नहीं। आज तो उसका सारा श्रेय हरीश रावत सरकार लेकर जाती है कि जितना काम हो आपदा राहत कार्य का। देखिए, मैंने कहा ना, व्यक्ति को नहीं दल को जाता है अपमान भी और सम्मान भी। और एक हरीश रावत के पास भी टीम है, मेरे पास भी टीम है। जो मेरी टीम थी वही टीम उनकी भी, टीम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, खाली कैप्टनसी चेंज हुई है। वही मंत्री हैं, वही विभाग है मंत्रियों के पास, वही अधिकारी हैं। तो इसलिए जो भी होता है ये पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है। कैप्टनसी चेंज होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा? क्यों नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो काम हो रहा है, काम थोड़ा रुक जाएंगे। मैं 7,300 करोड़ रुपये लाया था केंद्र से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 3 साल में खर्च होना है, अभी सरकार खर्च करेगी। आज भी उस पर बात हुई मेरी हरीश रावत जी से कि उसमें गति लाइए। व्यक्ति से नहीं होता है, एक संस्था बड़ी होती है, दल बड़ा होता है, और जो है वो नहीं, उसके बाद ही बहुगुणा जी को कई बार दरकिनार किया गया। आपने बहुगुणा जी, हरीश रावत जी के कई सारे आदमियों को कैबिनेट के अंदर आपने शामिल किया, आपका एक भी आदमी कैबिनेट में शामिल नहीं कर सका। आप जो भी है कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग यहाँ पे जो पता आपने सबसे ज्यादा लोग पता नहीं कैसे डाइसेक्शन करते हैं। बहुगुणा का आदमी, हरीश रावत का आदमी, डाइसेक्शन भी तो जितने लोग हैं सब सोनिया गांधी के आदमी है, कांग्रेस के आदमी है। नहीं, डाइसेक्शन इससे ऐसा होता है ना, कैबिनेट भी बहुगुणा रावत नहीं बनाते, कैबिनेट भी दिल्ली से बनती है। निश्चित तौर पे हम अल्पमत की सरकार थे तो हमको सहायता सहयोग की जरूरत पड़ी, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं, कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है। और अब मेरी हरीश रावत जी से बात हुई है, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखिए कुछ परिवर्तन की उम्मीद है। नहीं, डाइसेक्शन ऐसे बनाते हैं। आपको याद होगा आपदा से पहले 14-15 विधायक आपके खिलाफ हुए थे, आपकी पार्टी के, वही कांग्रेस के झंडे वाले थे जो आपका दामन खींच रहे थे। किस दल में टेंशन नहीं है? बीजेपी में नहीं है, यूकेडी में नहीं है। छोटा यूकेडी था, आज पता नहीं कितने यूकेडी हो गए उसमें। तो पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, क्षेत्रीय बात होती है, मित्रता होती है। तो उसमें ये खेल तो एक गेम है जिसको क्या वो खेलना चाहिए। इसमें कोई हम लोगों के लिए कोई वो चौंकाने वाली बात नहीं है कि कोई हमको तंग कर रहा है तो इसके माने कि वो हमारा विरोधी है। अब हर आदमी राजनीति में अपना वजूद बनाए रखना चाहता है, और फिर मीडिया में कैसे आएगा? जब कोई कुछ बोलता है तो आप मीडिया वाले उसको दिखाते हैं। आपने हरीश रावत के इतने सारे मंत्रियों को एडजस्ट किया, आप एक सुबोध उनियाल को फिट नहीं करा पाए? सुबोध उनियाल को आप आइडेंटिफाई मत करो। बहुत लोग हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लोग हैं, हीरा सिंह जी हैं, न प्रभात हैं, राजेंद्र भंडारी है, सिंगल है, बहुत लोग सीनियर लोग हैं कांग्रेस में जो कि नहीं एडजस्ट हो पाए, क्योंकि हमको पीडीएफ का साथ लेना था और वो उस वक्त मजबूरी थी। लोग वो समझते भी हैं। और अगर आप राजनीति में हो तो आप इंतज़ार करो, हर आदमी का दिन आता है। और अगर मुख्यमंत्री बदल सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं बदल सकते? लेकिन इंतजार करना पड़ता है और केंद्रीय नेतृत्व के विवेक पे छोड़ना पड़ता है। नहीं, बार बार बहुगुणा जी को दरकिनार क्यों किया जा रहा है?
अगर किनारे में तो लोग कहते हैं अच्छे हैं, अगर आप किनारे में आ गए तो कश्ती किनारे में आ गए तो इसके मायने कि आप बच गए तूफान से। दूसरा किनारा है ना जिस किनारे पे पहुंचना वो बहुत राजनीति में देखिए, यदि आप जनसेवक हैं, यदि आप जनता के बीच में हैं, यदि जनता का आपका विश्वास है, तो राजनीति में आदमी कभी किनारे नहीं होता। जिसकी जड़ें होती हैं वो नहीं हिलता, जिसकी जड़ें नहीं है वो छोटा सा लगता है उसको झटका तो किनारे पहुंच जाता है। मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं और मुझे किनारा आसानी से न कोई करना चाह रहा है और न मैं होने वाला हूँ। चिट्ठी भी आपने हरीश रावत जी को लिखी थी, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र आपने उसकी बात की खाली थी। विधानसभा की बात नहीं थी, पूरे एक वादा था हमारा, एक हमारा निर्णय था और उसमें विलम्ब हो रहा था, तो पत्र मेरे लिखने से उसमें गति आ गई। और आज हरीश रावत जी ने कहा कि पत्र का स्वागत है, पत्र के आने में से गति आई और एक बड़े तबके को लाभ मिला है, किसानों को उनके अधिकार मिल गया है। इसी प्रकार से मैंने बात करी उनसे आज की जो हमारे मरीन बस्तियों में लोग रह रहे हैं, हमारा वादा था घोषणा पत्र में, मेरा निर्णय था सरकार का कि उनको आप नियमितीकरण करेंगे, तो वो जो मरीन बस्तियों में लोग रह रहे हैं उनका नियमितीकरण होना चाहिए। जो परमानेंट वैकेंसीज में एडहॉक काम कर रहे हैं कर्मचारी 5 साल से 6 साल से, उनका रेगुलराइजेशन होना चाहिए। तो आज सब मैंने बात करी है और मैं वो एक ही, आज मुझे लगा हम दोनों एक ही वेवलेंथ, एक ही पटरी पे हैं जहाँ तक समस्याओं के निदान की बात है। आज लगा आपको? हाँ, समस्याओं के निदान पे जब बात होगी तभी तो पता लगेगा ना। नहीं, उससे पहले भी कई बार आपने कहा था कि हम एक त्रिशूल हैं, हम उसके भाल हैं, हम वो तो कहीं ना कहीं पहले चलता रहता है, ऐसा है लेकिन वो सब बातें होने की होती है मैं धरातल पर देखने को नहीं मैं मिलता। बहुत पारदर्शी आदमी हूँ, ट्रांसपेरेंट बात करता हूँ और सीधा चलता हूँ, कोई इसमें छल कपट नहीं है। जो सुझाव दे रहा हूँ राज्य हित के दे रहा हूँ, सम्मान बढ़े पार्टी का इसलिए दे रहा हूँ। और अगर मैं ये आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा, क्योंकि मुझे 2 साल का तजुर्बा है मुख्यमंत्री का, 2 बार का यहाँ का एमपी रह चुका हूँ, योजना का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, तो सलाह तो मैं दूंगा और देता रहूँगा। और मुझे प्रसन्नता है कि रावत जी इसको जो है वो सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। नहीं तो क्या उम्मीद की जाए कि हरीश रावत जी सलाह पर उस पर अमल करेंगे और उसका फायदा, क्योंकि बोगड़ा जी को उसका, अगर वो मुझे अच्छी सलाह देंगे तो मैं उनकी सलाह पे अमल करूंगा, मैं उनको अच्छी सलाह देंगे तो वो उस पर अमल करेंगे। हम दोनों का जो है वो इतना तो एक रिश्ता ही एक दूसरे का, वो प्रेजेंट है, मैं पास्ट हूँ, दोनों तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो प्रेजेंट पास्ट का फायदा मिलेगा उत्तराखंड को। ठीक बात है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए सरकार में, पार्टी वही है। और मैं जैसे कहा कि हताश नहीं होना चाहिए, निराशा नहीं होना चाहिए। और उत्तराखंड अगर हम निष्ठा के साथ अधिकारी, व्यापारी, कर्मचारी, नेता मिलकर काम करें तो उत्तराखंड में संभावनाएं हैं एक बहुत सशक्त आर्थिक रूप से राज्य बनने की। बहुना जी, संगठन भी कहीं ना कहीं कमजोर हुआ इस बीच, अगर हम देखते तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन मैं मिला था जनरल सेक्रेटरी से, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी संगठन बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं के मन है लाल बत्ती पर ना आप वो चीज कार्यकर्ताओं खुश हो सके ना, आप हरीश रावत जी के उसमें कार्यकाल में देख कार्यकर्ता कहीं ना कहीं टूटे हैं कांग्रेस के। नहीं, कार्यकर्ता नहीं टूटे हैं, 3 बाई इलेक्शन जीते, आप कहते हैं कार्यकर्ता टूट गए। बाई इलेक्शन आप ये देखिए, आपकी 5 सीटें लोकसभा की थी, उसके बाद आज ठीक है, उसके बाद उस वक्त तो लोगों ने दूसरे आधार पे वोट डाला, लेकिन 3 बाई इलेक्शन में देखिए हम जीते। और ये जो चौथा बाई इलेक्शन होगा ये भी जीतेंगे, भगवानपुर का कांग्रेस जीतेगी, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपको। कांग्रेस अगर देखिए जनता से जुड़े रही है, जनता का कार्य करिए तो जनता आपके साथ रहेगी। जनता से नहीं जुड़ेंगे, जनता का कार्य नहीं करेंगे, आपस में लड़ेंगे तो जनता हटा देगी। और राजनीति जो हो रही है इस वक्त जो है वो मुद्दों पे हो रही है, आपने दिल्ली के चुनाव में देखा। तो इस वक्त अब जो भी सरकारें हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, उनको भी जनता से जुड़ के और जनता का विश्वास जीतना चाहिए। और यही एक मैं कहूँगा कि जो इस समय की जो राजनीति है इसमें एक अच्छा एक परिवर्तन आया कि हम जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठ करके अब मुद्दों पे जनता वोट कर रही है। इन बाई इलेक्शन के बाद तस्वीर बदली है उत्तराखंड के अंदर ही। पहले आप जो 32-33 पर थे, उसके बाद आप 35 मतलब कंफर्टेबल है, थोड़ी सी सरकार कंफर्टेबल है। और इसके बाद अब भगवानपुर पे जैसा हमने भविष्यवाणी करी 36 भी पहुंच जाओगे। उसके बाद पीडीएफ के रुख पर क्या कहेंगे? नहीं, पीडीएफ ने साथ दिया, हम लोग का कष्ट में साथ दिया, इसलिए पीडीएफ तो रह गई। हाँ, पीडीएफ के मंत्रियों की संख्या क्या होगी ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। जो अभी तक संख्या है वो उसके हिसाब से मैंने कहा पीडीएफ के क्या मंत्री होंगे, मंत्री पीडीएफ के हमेशा रहेंगे, कितने रहेंगे ये मुख्यमंत्री के विवेक पे मुख्यमंत्री तय करेंगे। घोषणा पत्र पर क्या कहेंगे? अभी जिस लिहाज से सरकार काम कर रही है, क्या वो
अभी सरकार के पास 2 वर्ष का समय है। अब 5 वर्ष में अगर हम घोषणाएं पूरी नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास कोई बहाना नहीं रहेगा जनता के पास हम क्यों नहीं कर पाए। तो विल पावर होनी चाहिए और जो मंत्री हैं, केवल मुख्यमंत्री नहीं, सारे मंत्री भी हैं, विधायक है, सबकी जिम्मेदारी है। और हर घोषणा जो घोषणा पत्र में लिखी थी कांग्रेस की, वो मेरे ख्याल से अधिकांश अगले चुनाव के पहले पूरी हो जाएंगी। किरण मंडल जी ने आपके लिए सीट खाली की थी, वो भी आपसे नाराज दिखाई देते कि विजय बहुगुणा जी लौट कर नहीं आए, उन्हें भूमिधरी का मामला हो, कई सारे मामलों, सितारगंज की याद नहीं आती। अब ये हमारे जो किरण मंडल जी, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो भी जो है थोड़ा सा बहक रहे हैं, उनको सुझाव दूंगा कि बहके नहीं। जितना काम सितारगंज में हुआ है मेरे ख्याल से शायद ही किसी दूसरी विधानसभा में नहीं हुआ होगा। और यदि सितारगंज में विकास नहीं हुआ है तो इसका फिर उत्तराखंड में विकास हुआ ही नहीं। अब ये कुछ लोग हैं जो उनको बरगला रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा, समझाऊंगा उनको। शुक्रिया बहुगुणा जी, धन्यवाद। तो विजय बहुगुणा जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद थे। और जिस लिहाज से उत्तराखंड के विकास की हम बात करें, जैसे कि बहुगुणा जी ने कहा कि 14 सालों के अंदर जो दर थी वो काफी बढ़ी है, लेकिन दर बढ़ी है तो 3 जनपद देखने को मिलते हैं विकास की दृष्टि से, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। उम्मीद ये है कि जिस लिहाज से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, बहुगुणा जी की सरकार हो या हरीश रावत जी की सरकार हो, जिस लिहाज से अगर इसी तेजी के साथ काम कर हो तो शायद पहाड़ की जो परिकल्पना थी उसके उद्देश्य के तौर पर भी हम काम देख सके। नमस्कार।